उसके उच्चतम और न्यूनतम को हटा करके जो बीच के पैमाने हो एवरेज दर से निकाला जाए कि इस जमीन की मार्केट रेट क्या होगी। एक तो ये तरीका निकाला। दूसरा निकाला जो सर्किल रेट हमने आपको बोला था स्टैम्प ड्यूटी रेट, कि भाई ये सर्किल रेट को भी मार्केट रेट माना जाता है। इस दोनों में जो भी दर हाई होगी, उच्च होगी, उस दर से मुआवजे का निर्णय घोषित किया जाएगा। ठीक है ना? इतनी बात तो आप लोग सब लोग समझ गए। मार्केट वैल्यू ठीक है ना? तो ये भूमि के मुआवजे की दर की कैसे पहुंचा जाए, इसके दो तरीके सरकार ने बनाए। दोनों तरीके से बना करके आपके भूमि का बाजारू मूल्य निकाला जाता है। अब उसमें 100% उसका एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर गुणांक निकाला गया कि भाई आपकी ज़मीन एक बार में चली जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, अब वो आप पास वापस नहीं आएगी। तो जो बाजारू मूल्य है इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये क्षति आपकी परमानेंट क्षति है, टेम्पोररी नहीं है। एक बार ज़मीन आपकी चली गई तो चली गई। इसके लिए बनाया गया कि भाई इसको इससे भी नहीं होगा, जितना आता है बाजारू मूल्य उसका 2 गुना कर दो कृषि भूमि के लिए। और जो अकृषक भूमि है उसके लिए कहा कि भाई इसके रेट चूँकि ज़्यादा होते हैं इसलिए इसको 1 गुना ही रखा। कृषि भूमि के लिए 2 गुना मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर जो है सरकार ने तय किया। फिर कुछ कानून के जो बनाने वाले लोग हैं पार्लियामेंट में, वो आपके हमारे बीच से ही चुन के जाते हैं। उनकी राय में हुआ कि भाई अभी भी ये कम है। मान लो कि हम एक साइड है, आप दूसरे साइड, पैसा सरकार को देना है, पैसा आपको लेना है। अब हो सकता है कि जिस व्यक्ति को अधिकार दिया गया कि भाई आप ये मुआवजे का निर्धारण कीजिए, वो नियम का पालन नहीं किया, गलत तरीके से उसने कुछ अवार्ड घोषित कर दिया या नियम का सही ढंग से अनुप्रयोग नहीं किया, लागू नहीं किया उसको सही ढंग। ऐसे भी केसेस होते हैं। उसके लिए कानून में जो विधान दिया गया कि इस मुआवजे निर्णय को आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। हम सरकार ने एक आर्बिट्रेटर की भी नियुक्ति कर रखी है कि भाई ये आर्बिट्रेटर होंगे, उसमें एक पक्ष आप हो गए, दूसरा पक्ष आपको ये मुआवजा निर्णय स्वीकार नहीं है, आपको लगता है कि ये कम है। दूसरा केस होता है कि मुझे लगता है कि ये मुआवजा जो दिया गया वो ज़्यादा दे दिया, इन्होंने कुछ गलत कर दिया। उस केस में हम भी जा सकते हैं आर्बिट्रेटर क्या है कि भाई ये मुआवजा राशि हमें मंजूर नहीं है, आप इन्होंने सक्षम प्राधिकारी ने गलत घोषणा कर दिया है, हम इसको चैलेंज करें। मुआवजा तय नहीं किया तो इसको आप सुन करके हम मुआवजे को पुनः निर्धारण करें। तो पहलू ठीक है, ये सारी कानूनी प्रक्रिया। अभी तक जो हमने कहा मुआवजा निर्णय घोषित हो चुके हैं, एक पक्ष आप एक पक्ष में, हमने मुआवजे निर्णय घोषित जो किया गया उसको हमने मान लिया कि ठीक है भाई आपने जो घोषणा की उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, और हमने उसकी स्वीकृति करके सरकार को दे दिया, जिलाधिकारी को दे दिया कि भाई आप ये पैसा अब इनको बांट दीजिए। अब दूसरा पक्ष आप है, आपका कहना है कि ये मुआवजा हमें स्वीकार नहीं है। आपके लिए भी रास्ता बचा है कि आप आर्बिट्रेशन किया, अपील में जाइए कि भाई ये हम इस मुआवजे निर्णय से संतुष्ट नहीं है, हम इसको चैलेंज करते हैं, आप इसकी सुनवाई कीजिए और सुनवाई करके फर्दर उसको निस्तारण। एक ये पहला केस। उसके बाद मान लो कि वो भी गलत कर गए, आर्बिट्रेटर भी गलत कर गए, या उनके भी अभिनंदन ना हमें पसंद है ना आपको पसंद है, या दोनों पार्टी में से किसी को भी पसंद नहीं, एक को पसंद नहीं। उसके बाद फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, शुरू हो जाए। आर्बिट्रेटर तक जिला स्तर तक है, आपके प्रदेश के जिले स्तर तक आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके बाद पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया में
भी चीजें बदल सकती है, चेंज हो सकती है, या जो उन्होंने किया उसी को सही कह सकते हैं कि भाई वो सही चीज है, इसको अब इसके ज़्यादा बढ़ने का या चेंज करने का कोई तरीका नहीं। ठीक है, अब ये सारी कानूनी प्रक्रियाएं आपको हमने बता दी। आपने जितना बताया सब हम लोग अवगत हैं, हम लोगों को जानकारी है। वेरी बहुत अच्छा, अब आगे बताता हूँ। ठीक है ना, आपने सुन लो, आपने जो बताया, जो हमने बताया, आपने सुन लिया। ये बहुत अच्छा है कि आप पहले से जानते हैं। सब जानते हो हैं। सकता है कि सब लोग नहीं जानते होंगे, सब जानते हैं, या कुछ कमी होगी तो, और आप लोगों को सब जानते सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं। तो जब सब जानते हैं, सारी प्रक्रिया आपको मालूम है, तो यहाँ पर बैठ करके जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने का क्या अभिप्राय है? एक मिनट सर एक मिनट खड़ा एक आदमी- जवाब दीजिए, हम क्यों एक कर रहे आदमी- हैं? एक आदमी जवाब देगा, हमारा यही जवाब देंगे। नहीं, हमारा ही कहना है, नेचर ऑफ लैंड जब किलो बनाया उसमें बहुत भारी गड़बड़ी हुआ कि जो आवासीय भूमि थी उसको लोग कृषि कर दिया, जो कमर्शियल भूमि उसको भी कृषि कर दिया। पहली तो लड़ाई में नेचर ऑफ लैंड पर है, ये लोगों ने सही से निर्धारण नहीं किया, किसानों को अंधकार में रखा, न किसानों को वार्ता किया, अपने मन से ही लोग कर दिया। अभी ये मुआवजा की जो बात हो गया, तो मुआवजा के लिए हम लोग कमिश्नर के यहाँ क्यों जाएँ? कमिश्नर के जाएंगे, आप भी पक्ष रहिएगा, आपका भी वकील रहेगा, हमारा वकील रहेगा, वहाँ से भी हमारा काम नहीं होगा तो फिर न्यायालय है। न्यायालय जाएंगे, न्यायालय लंबी प्रक्रिया कौन किसान झेलेगा? ठीक है, और सब किसान न्यायालय में जा नहीं सकता है, और सब किसान कमिश्नर के यहाँ जा नहीं सकता है। तो हम कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा हमारा यहीं पर होगा, अब सरकार करे या आप करें। हम पहले से इस सब चीज प्रक्रिया हम लोग जान रहे हैं, बहुत लोग किसान गया भी लोग हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि नेचर ऑफ लैंड पर विचार किया जाए। इनका जो ये सीडी जो बनाए हैं, आपका ये भूमि जो अधिग्रहण में जो ये बनाए हैं वो गलत है, पहले उसको रद्द किया जाए, और उसके बाद पहले भूमि का निर्धारण सही ढंग से किया जाए, उसके बाद मुआवजा घोषित किया जाए। ये तो बहुत प्रॉब्लम है, हमारा सड़क के बगल की जमीन सब कृषि दिखा दिया है। तो सड़क के बगल की जमीन कृषि भी तो होती ही है। हाँ, कैसे होती है ना? कैसे कृषि होती है आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, उसमें लिखा है कि 200 मीटर तक वो आवासीय मानी जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ? क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, महाराष्ट्र केस में है। लिखिए सर, पढ़िए, निकलवा लीजिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। हम देते हैं कापी, तो लाए नहीं हो कपिया। आप सुनिए, हाँ। सड़क के किनारे दो चीज होती है। हाँ, कृषि भूमि में दो चीज होती है। एक भूमि जो किसी भी जो है, मतलब से 10 मीटर जो हम लोग देख रहे हैं कि सड़क की चौड़ाई है, या जिस टाइप की सड़क, उस सड़क के किनारे भी कृषि भूमि के भी रेट होते हैं और कृषि भूमि के भी रेट होते हैं। अब ये मान लीजिए कि ये ग्रामीण रोड है, 10 मीटर से कम चौड़ी, ज़्यादा रेट होगा, उसके बीच वाले का कुछ और रेट होगा, तीसरे वाले का कुछ और रेट। इससे बचने के लिए, असमानता से बचने के लिए ये किया गया कि भाई यहाँ से लेके 30 मीटर 40 मीटर तक जो भी कृषि भूमि है उसको एक रेट लगाए। उसको अलग अलग हम क्या कर सकते हैं कि जो पहला घाटा है हम कहेंगे कि भाई ये सड़क के किनारे का घाटा है, इसका रेट ये होगा, और पीछे वाले घाटे का रेट ये होगा। वो पर्पज है, ठीक है ना? तो अब ये आप समझ गए होंगे कि सड़क के किनारे कृषि भूमि भी होती है, कृषक भूमि भी होती है, उसकी गहराई होती है। अब मान लो कि हम 100 मीटर बाद एक्वायर कर रहे हैं, आप भी किसान हैं, आप जब खरीदने जाते हैं सड़क के किनारे, जब जमीन खरीदते हैं या उसके पीछे की जो जमीन होती है, क्या दोनों के दाम बराबर होता है? होता है क्या? बता दीजिए आप। अलग अलग होता है। अलग होता है ना? हाँ। उसी तरह से जो मैंने आपको समझाया, लेकिन आप तो किसान हैं, आप एक खरीदोगे, थोड़ा यहाँ खरीदोगे, थोड़ा वो खरीदेंगे। हम क्या है, हम एक बार में पूरी पट्टी लेते हैं।